हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम मार्केट फोरकास्ट लेकर आए हैं 14 जुलाई 2021 के लिए। तो चलिए चर्चा शुरू करें। आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही हमारा 0.76% बढ़कर क्लोज हुए। और हमने देखा, जो निफ्टी हमने कल देखी थी कि ऊपर ऊपर ओपन हुई थी और उसके ओवर द डे नीचे आई। आज हमने निफ्टी में देखा कि हम खुले और ऊपर ही काम करा दिन भर। और जैसे कि हमने कल भी अपनी जो वीडियो बनाई थी उसमें बात करी थी कि अभी जो टाइम चल रहा है उसमें एक तो हम रेंज में जो रहने वाले हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन साथ ही साथ अब आगे आने वाले दिनों में जो हमारा लार्ज कैप है, ये जो निफ्टी हमारा फंड है, ये जो बाकी के जो हमारे इंडेक्सेस है जिसकी मिड कैप का होगा, स्मॉल कैप का, उनको कहीं ना कहीं लीड करेगा। और हमने वैसे ही याद देखा, हम कहीं नीचे ओपन हुए थे, उसके बाद ओवर द डे नीचे आए और फिर बाद में एक अच्छी रिकवरी के साथ 0.76% पे जाके क्लोज हुए। आज के टॉप 5 गेनर्स की अगर हम बात करें तो ICICI बैंक, HDFC, ग्रासिम, एक्सिस बैंक, सन फार्मा। तो आज बैंक सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और एक जो वैल्यू अगर हम देखें ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की तो बहुत अच्छी रही। जैसे कि हमने अपनी फाइनेंशियल सेक्टर वाली वीडियो में बात करी थी कि HDFC की जो वेटेज है वो बहुत अच्छी है जो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के जितने भी स्टॉक है उसमें, और सेकंड नंबर पे हमारा ICICI बैंक आता है। तो इन दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी होने की वजह से कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और इन दोनों की वजह से जो फाइनेंशियल सेक्टर के और जो स्टॉक्स हैं, वो बैंक या जो हम इनकी बात करें, जो फाइनेंशियल सेक्टर की और कंपनी है इसकी IIFL है, JM फाइनेंशियल्स हैं, और भी कंपनीज़ की आप बात कर सकते हैं, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। तो इसलिए ओवरऑल एक मार्केट में जो सबसे बड़ा चंक है जो हमारा फाइनेंशियल का, उसने अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से निफ्टी में हमें आज ग्रीन एक देखने को मिला। आज के टॉप 5 लूजर्स की हम बात करें तो अडानी पोर्ट, HCL टेक, डॉक्टर रेड्डीज लैब, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी। 2 कंपनी हमारी IT सेक्टर की है। और इसके बाद हमारा फार्मा भी है, ऑटोमोबाइल है और पोर्ट्स। अडानी में तो हमने जैसे कि बात करते आ ही रहे हैं कि अभी अडानी में टाइम लगेगा, और जिस हिसाब से इनकी चार्ट फॉर्मेशन हो रही है तो लगभग अभी से लेके, जैसे कि हमारा आज 13 जुलाई चल रहा है, तो आप मान के चलिए कि जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर हमारा हम एक रेंज में ही रह के काम करेंगे और एक कंसोलिडेशन करेंगे, जिसके बाद एक तैयारी होगी कि ब्रेकआउट आना चाहिए। तो लगभग जून से जो ये नीचे था तो लगभग वहाँ से हमें एक्सपेक्टेड है 3 से 4 महीने जो है वो एक रेंज में ही रहेगा, और उसके बाद कुछ इसमें थोड़े से ऊपर के चांसेस बनेंगे। उसके बाद देखते हैं किस तरीके की मूवमेंट आती है। निफ्टी के चार्ट की बात करें तो जैसे कि हमने देखा, हम कहीं ऊपर ओपन हुए थे, फिर ओवर द डे नीचे आए और फिर बाद में एक रिकवरी के साथ ऊपर की तरफ गए। तो जैसे कि हमने लेवल लगा रखे हैं और जो हम बात करते हुए भी आ रहे हैं कि हमारा केस 1 के अंदर ही हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमें 15,900 से लेके नीचे की तरफ 15,400 की जो रेंज है इसके बीच में ही हम काम करेंगे और स्लोली काम करेंगे कि ज़्यादा ना ऊपर जाएंगे ना ज़्यादा नीचे जाएंगे। नीचे जाएंगे तो मैक्सिमम इस रेंज तक जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो इस रेंज में जाएंगे, और फिर वहीं से कहीं एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना के काम करते जाएंगे। तो अभी मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर जाने में भी समय है, और जिस तरीके से हम जब मार्च से अपनी जो सीरीज़ लेकर आ रहे हैं तो लगभग तब से लेके जिस तरीके की हमने बात करी है, जो स्टॉक्स की बात करी, स्टॉक्स में जो है अच्छी परफॉर्मेंस आई है, निफ्टी से अलग भी चले। तो हमने जैसे कल टेक्सटाइल सेक्टर के कुछ बताए थे आपको कि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ऐसे ही जो कुछ स्टॉक्स हैं हमने मई 11 तारीख को अपने चैनल पे डिस्कस करे थे। 7 स्टॉक्स की हमने बात करी थी, इसमें 5 स्टॉक्स जो हैं वो +30% के रिटर्न्स दे चुके हैं 62 डेज़ में, और 2 जो स्टॉक हैं उसमें से एक 25% के आसपास है और एक अभी है 10% के आसपास की, और इसमें एवरेजिंग की अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं, किस में एवरेजिंग की जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, और उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप चर्चा कर सकते हैं कि आपको किस तरीके के आगे काम करना है। निफ्टी के 1 घंटे की चार्ट की बात करें तो एक रेंज के अंदर ही हम कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, और जो यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस जो बना रखी है सॉलिड, अभी इसको काटने की कोई तैयारी नहीं चल रही है। अभी एक बार हम यहाँ पे जाए दोबारा 15,900 के आसपास, उसके बाद चर्चा करेंगे कि किस तरीके की फॉर्मेशन हो रही है। अगर हम यहाँ पे जाके वापस नीचे आ जाते हैं तो फिर देखना पड़ेगा। जो हमने बात करी थी कि एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप की फॉर्मेशन है, और यहाँ से हम ऊपर जाते हैं
तो ऊपर जाते हैं, लेकिन ये जो एक रेड कैंडल के साथ हम नीचे आए और इस फॉर्मेशन को हमने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ से क्लियरिटी मिल गई कि हम इसके आगे फर्दर एक करेक्टिव फेज़ में रहेंगे। और जो अभी तक लग रहा है वो लग रहा है हमारा कि ये ए है, ये बी है, ये सी यहाँ पे दोबारा टच होगा। उसके बाद हम दोबारा एक बार नीचे आएंगे और लगभग ये वाले जो लेवल है 15,500 दोबारा एक बार टेस्ट करेंगे और उसके बाद ऊपर की तरफ चल पड़ेंगे। उसके बाद भी ये देखना होगा कि जैसे कि ये एक पैटर्न था, ये दूसरा पैटर्न है, क्या इसके आगे फर्दर भी पैटर्न बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो अभी वो चीज़ क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ एक एक्सपेक्टेड टाइम है, ये अभी टाइम लगने वाला है। हम कुछ रेंज में ही रह के काम करने वाले हैं और जिस तरीके से आगे जो एक ग्लोबल लेवल पे और कंट्री के लेवल पे हमारी चीज़ें चलती रहेंगी, उससे एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। साथ में कुछ चीज़ें जो ग्राउंड लेवल पे हम बात कर रहे हैं कि एक थर्ड वेव आने वाली है और इस थर्ड वेव के डर से लेकिन फिर भी मार्केट नीचे नहीं आ रही। उसका जो मेन रीज़न है वो है वैक्सीनेशन। अगर आप देखेंगे तो जब से सेकेंड वेव आई थी तब से जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है प्रोसेस बहुत फास्टर हो गया है और अभी फ़िलहाल आज की डेट में लगभग 38 करोड़ डोजेज़ जो है इंडिया में एडमिनिस्टर हो चुकी है। तो अगर हम जैसे जैसे जितनी डिले थर्ड वेव की बात करते रहेंगे, लोग थोड़ा संभलते रहेंगे, वैसे वैसे ये जो डोजेज़ एडमिनिस्टर्ड है ये ज़्यादा होती रहेगी। और साथ में जो और कुछ कंपनीज़ को अभी जो इमरजेंसी यूज़ मिलने वाला है, अगर हम उसकी बात करें तो एक फाइज़र को मिलने वाला है, मॉडर्ना को मिल रहा है। आज जो RDIF जो है रशियन डेवलपमेंट फंड जो है जो स्पुतनिक बना रहा है, उसकी भी डील हो गई है कि जो हमारी कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो इनकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। साथ में एक इकोलॉजिकल करके कोई एक कंपनी है, उन्होंने भी एक वैक्सीन बनाई है और गवर्नमेंट ने उसको 30 करोड़ डोजेज़ का एक कॉन्ट्रैक्ट भी उनके साथ साइन कर लिया कि वो जो इनकी वैक्सीन इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइजेशन जिसको मिलेगा उसकी 30 करोड़ डोजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो सेल करेंगे। साथ में जो एक डेवलपमेंट चल रही है कि जो गुजरात की जो कंपनीज़ हैं उसके साथ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र हुआ है हमारा जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है उसका। तो इसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो हमारी बढ़ने वाली है और जो एक्सपेक्टेड है कि अगस्त से गवर्नमेंट लगभग 1 करोड़ वैक्सीन पर डे एडमिनिस्टर कर सकती है। तो अगर ये चीज़ आप मान के चलिए कि 1 करोड़ की जगह 75 लाख भी पर डे की होगी तो भी हम एक महीने में करीब 21 करोड़ डोजेज़ जो है एडमिनिस्टर कर देंगे। और इतनी ज़्यादा हैवी डोज जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लोगों को लगने वाली है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव रहेगी, उससे जो थर्ड वेव के चांसेस है वो डाउनवर्ड होते रहेंगे। साथ में इकोनॉमी जो है स्ट्रॉन्ग होती रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे वैक्सीन जो है ज़्यादा होगी, इकोनॉमी ओपन होती रहेगी, तो उसके इम्पैक्ट्स कहीं ना कहीं जो कंजम्पशन है उसके ऊपर आएंगे, पहली चीज़। साथ में जो होटल्स हैं वो ओपन होते रहेंगे, जैसे कि आप अभी भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ गया। साथ में जो टूरिज़्म सेक्टर है जो हमें एयरलाइंस आप देखेंगे उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। साथ में जो न्यू फ्लाइट्स ओपन हो रही है, जो उड़ान स्कीम है, उसकी वजह से भी हमें अच्छे इम्पैक्ट जो है देखने को मिल सकते हैं टूरिज़्म सेक्टर में। साथ में जो हमारा एयर ट्रैवल है उसमें। इसके बाद अगर हम बात करें कि जिस तरीके की एक इस समय मतलब मार्केट में चल रहा है कि हमें गो ग्रीन का एक जो नारा है, जिसकी वजह से जो कंपनीज़ हैं वो हाइड्रोजन एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की तरफ जो मूव कर रही है और जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड कार्स की डिमांड जो मार्केट में आ रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं मार्केट को ड्राइव करने वाली है और एक नया सेगमेंट मार्केट में कहीं ना कहीं ओपन होगा, एक इंडियन इकोनॉमी में एक आएगा। और जैसे जैसे ये जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर्स, ये सब चलने लगेंगे, वैसे वैसे जो हमारा फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर जो फ्यूल के इंपोर्ट के लिए जो डिपेंडेंसी है वो डाउन होती रहेगी। हमारा जो कैश फ्लो है वो भी सही होता रहेगा। साथ में हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो भी डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमारे इंपोर्ट का मेजर चंक जो है वो फ्यूल है। इंपोर्ट्स डाउन होंगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट के बाद जो हमारा एक डेफिसिट होता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो भी कम हो जाएगा। तो पेट्रोल डीजल की जो कंजम्पशन है उसके कम होने से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी साफ़ होगा, पोल्यूशन जो है वो बहुत कम हो जाएगा।
तो उसकी वजह से जो होने वाले हेल्थ इश्यूज़ है वो भी कम होंगे, जिससे कि जो हम काम करने वाली जो जनरेशन है, पॉपुलेशन है जो इंडिया की, जो 65% पॉपुलेशन जो हमारी 35 से नीचे की है, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो उसके एक पूरा ओवरऑल जो अगर हम स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें तो उसके बहुत अच्छे जो है इम्पैक्ट्स आने वाले हैं और इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो ओवरऑल इंडिया का जो फ्यूचर है वो एक बहुत ब्राइट है और हमें कहीं ना कहीं उस फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आज के हम जो स्टॉक्स लेकर आए उसकी बात करें, जेएम फाइनेंशियल एक हम कंपनी लेकर आए, फिनेंस इन्वेस्टमेंट सेक्टर की है, 1986 की ये कंपनी है और कंपनी का एक अच्छा काम है, ये इनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेटेड है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ इनका काम है, उसका रिटेल इन्वेस्टर्स को भी ये अपनी सर्विसेज देते हैं और इस तरीके से बहुत सारे इनके काम हैं। तो एक बार इनके चार्ट पे चर्चा करते हैं। जेएम फाइनेंशियल की अगर हम चार्ट की बात करें तो लगभग हम वीकली चार्ट लेकर आए और 2015 के आसपास से हमारे पास है। तो 15 के बाद एक अच्छी रैली आई थी, उसके बाद स्टॉक जो है करेक्टिव फेज़ में चला गया। अभी हमने यहाँ पे एक लेवल लगाए, यहाँ पे 176, 139 और नीचे की तरफ 78। तो स्टॉक अभी लगभग 95 रुपीज़ के आसपास चल रहा है और नीचे की तरफ हम बात करें तो 17 रुपये और ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो 44 रुपीज़ के आसपास है। तो अगर हम रेशो निकालें तो 1:2.6 के आसपास हो जाती है जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड हुआ। और देखने वाली बात यह है कि वॉल्यूम जो है अब अच्छी आ रही है कंपनी में। साथ में अगर हम इसके ईपीएस की बात करें, ईपीएस भी इसका अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट्स कंपनी के अच्छे हो रहे हैं और जो ये वाले लेवल थे हमारे, जिस टाइम पे ये जो कंपनी बड़ी थी, लगभग इस लेवल के आसपास के इसका ईपीएस और प्रॉफिट जो है टुवर्ड्स अप्रोच कर रहा है उस तरफ। तो एक एक्सपेक्टेड है कि फंडामेंटल्स जो है कंपनी के अच्छे हो रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा, टेक्निकल चार्ट जो बता रहा है कि ये ऊपर की तरफ रेडी है। साथ में जो वॉल्यूम हमें बता रहा है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको इस कंपनी के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये कंपनी आगे आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकती है। सेकंड लेवल के रिस्क रिवॉर्ड देखें तो ऊपर की तरफ हमारे 80 रुपये और नीचे की तरफ 17, तो लगभग हमारा 1:4.7 के आसपास का हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है, जो कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। और परसेंटेज की अगर हम बात करें तो लगभग ये जो 40 रुपये के आसपास का हो गया हमारा परसेंटेज, तो 40% के आसपास के रिटर्न हो गए। और ऊपर जो 80 रुपीज़ हमारा है तो लगभग मोटा मोटा हम बात करें 82% के आसपास के रिटर्न ये हो गए। तो आगे आने वाले ये वाले रिटर्न जो है हमें 40% के, ये एक्सपेक्टेड है कि हमारा 60 से 75 डेज़ के अंदर आ सकते हैं 40% के। इसके बाद एक हम छोटी सी करेक्शन में रहेंगे कुछ टाइम। तो अगर टारगेट 1 के बाद हम मतलब एग्जिट लेना चाहें तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन होगा। और उसके बाद अगर हम ऊपर वाले लेवल की बात करें तो वो लगभग इसके बाद यहाँ पे लगभग हो सकता है कि 2 महीने तक एक करेक्टिव फेज़ में रहे और उसके बाद जो रैली आएगी तो वहाँ से लगभग 2 महीने और लगेंगे। तो लगभग एक्सपेक्टेड है कि 7 to 8 मंथ्स में इसमें 82% के रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी एनालिसिस हो रही है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से हो रही है। हमारी आपको बाय या सेल की किसी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कुछ भी बाय या सेल करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से ही करना है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है। आज का दूसरा जो हमारा स्टॉक है IIFL फाइनेंस है। ये भी सेम सेक्टर की कंपनी है, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की। और जैसे कि इसलिए हमने कुछ टाइम में देखा कि जो IIFL है उसकी आपने एड्स भी देखी होंगी, साथ में डीमैट अकाउंट इनके बहुत खुल रहे हैं आजकल, गोल्ड लोन, उसके बाद होम लोन, इन सेक्टर में बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। और साथ में जो इनका एक एक्सपर्टीज़ है, लगभग 25 साल की एक्सपर्टीज़ हो गई है और लीडिंग प्लेयर है मार्केट में। तो ओवरऑल जिस तरीके का काम है वो अच्छा हो रहा है। अगर हम IIFL के चार्ट की बात करें तो हम 2 घंटे का चार्ट लेकर आएँ और लगभग जो मार्च के मिड से जो एक इसमें करेक्टिव जो एक चाल आई थी वो भी कंटिन्यू है। और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो जो एक रैली आई थी हमारा फरवरी से मार्च के मिड तक, लगभग 1.5 महीने में जो 6 हफ्ते रहे, उसमें स्टॉक जो है लगभग आप देखेंगे 125 रुपये से चल के 340 रुपये के आसपास पहुँच गए। तो लगभग 170% के आसपास के रिटर्न हो गए। सेम वैसे ही रिटर्न हमें हिकाल में भी देखने को मिले थे। तो उसके बाद से करेक्टिव फेज़ में
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बारी 246 रुपये के आसपास जो करेक्शन में ये आ गए हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट बना लिया आज की डेट में, और अब ऊपर जाने के लिए रेडी हो गए। आज की अगर हम बात करें तो एक अच्छा इसमें 4% का एक ब्रेकआउट आया, जिसकी वजह से एक कन्फर्मेशन भी जो है वो कहीं ना कहीं आ गई है, क्योंकि अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो लगभग कहीं इस तरफ आ रही थी, एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं हुई है, तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ब्रेकआउट आया है हमारा। छोटी सी की एक्सपेक्टेशन है, लगभग 270 रुपये के आसपास तक ये मिल जाना चाहिए। और अगर बात करें जो लेवल ऊपर की तरफ अभी हमें दिख रहा है 303 का, जो कि लगभग यहाँ से 10% ऊपर है, और उसके बाद 341 रुपये का, जो कि यहाँ से मोटा मोटा हम देखें तो 25% के आसपास ऊपर है। तो ये लेवल यहाँ से उम्मीद है 270 एक बारी टच करके फिर ऊपर की तरफ तेज़ी से जाएगा। तो 10% एक्सपेक्टेड है कि अभी आज हमारा 13 जुलाई है, तो इस महीने में 31 जुलाई के आसपास तक हमें 303 के लेवल देखने को मिलेंगे सबसे पहले, और उसके बाद 4-5 दिन यहाँ लगाने के बाद जब चलेगा तो हमारा अगस्त लास्ट तक हमें 25% के रिटर्न IIFL में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इन दोनों स्टॉक्स के बारे में चर्चा करनी चाहिए, और जिस तरीके से उनकी गाइडेंस हो उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। आप उनको हमारी वीडियो का रेफरेंस भी दे सकते हैं, उनके साथ चर्चा करते हुए इसको देख सकते हैं, जिससे कि एक डिसीजन मेकिंग में आपको थोड़ा सा सुविधा रहे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।